अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने एक बार फिर। आज का हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन। एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग हिज लेजेंडरी बुक द पोएटिक्स, and the very first concept which is discussed in a very detailed manner, that is imitation, and from imitation to onwards we'll move further in the book. The very first key concept is imitation, and imitation is such a concept, dear students, that it was not for the first time used by Aristotle. It was already there in history, in art. It was used by his teacher Plato. He was Plato ने already ये use किया था. Plato used it in a different sense. Plato used it in the reference and in the context of poetry. Plato did not accept poetry to be a creative art. Rather, he said that it was an imitative art. और ये imitation है, और imitation कैसे है कि उसके ख्याल में poetry जो है it is twice removed from reality. इनफैक्ट प्लेटो का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, तो आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में प्रोड्यूस करें. मीन्स इट मस्ट बी क्रिएटिव इन नेचर. इट मस्ट नॉट बी अ कॉपी ऑफ समथिंग. बट अकॉर्डिंग टू प्लेटो, पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. व्हाई? बिकॉज पोइट्री इज द कॉपी ऑफ अ कॉपी. ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या ओरिजिनल जो चीज है वो इट इज प्रेजेंट समवेयर एल्स. हिज रिफ्लेक्शन और शैडो कम्स टू द माइंड ऑफ अ पोएट, एंड देन पोएट कॉपीज इट एंड देन राइट्स ऑन द पेपर, एंड इन दिस वे पोएट्री इज प्रोड्यूस्ड. ये एक कॉन्सेप्ट था प्लेटो का. सो प्लेटो के इस कॉन्सेप्ट की वजह से प्लेटो डिसलाइक करता था पोएट्स को. दूसरा उसकी और भी रीजन थी. इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू that he used to say that the poets, they are corrupting human mind. They tell lies. Poetry produces idleness. Poetry does not lead you towards reality. तो ये कुछ उसके charges थे. But unlike Plato, his pupil, his student Aristotle defined it in a different way. इससे पहले मैं ये बता दूं कि जब वो प्लेटो ये कहता है कि पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, तो वो उस वक्त जो आर्ट है, आर्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. ये उसकी डिवीजन है. वो कहता है देयर आर सम यूजफुल आर्ट्स लाइक मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर. यूजफुल आर्ट्स इन द सेंस एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन बोथ आर ऑफ यूजफुल नेचर बिकॉज बोथ आर यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ. एग्रीकल्चर गिव्स अस समथिंग टू ईट, मेडिसिन गिव्स अस समथिंग टू सर्वाइव. तो दोनों ऐसे आर्ट थे जो बड़े उस वक्त अरूज पे थे. दोनों बड़े वैल्यूबल आर्ट्स थे. दोनों इंसान को जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करता था. तो दूसरा जो था वो बीमारी की सूरत में सेहतियाब करता था. बाकी आर्ट्स जो थे, बाकी जितने भी आर्ट्स लाइक पोइट्री, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, इनको वो कहता था ये इमिटेटिव आर्ट्स हैं. ये बेसिकली इमिटेशन है, नकाली है, कॉपी है. ये कहीं से आप कॉपी करते हैं आइडिया लेके. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट क्रिएटिव आर्ट. तो अब आप इन आइडियाज को माइंड में रखिए, और अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटल कैसे डिफर करता है. एरिस्टोटल का जो आइडिया है दैट इज समवॉट न्यू आइडिया, एंड ही एड्स समथिंग टू द एग्जिस्टिंग आइडिया ऑफ प्लेटो. ही सेज दैट पोएट्री इज इंक्लूडिंग आर्ट. पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट. तो पोएट्री और आर्ट सारे का सारा, कीप इट इन माइंड. It imitates not merely the appearances of the externals, rather it deals with the very essence of the things. अगर प्लेटो ये कहता है कि आप कॉपी करते हैं किसी आइडिया की और एक चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो कहता है नो सर, वी आर नॉट ओनली डीलिंग विद द एक्सटर्नल. हम कोई एक आइडिया, जैसे इसने मिसाल दी बुक के अंदर कि अगर एक कारपेंटर है तो कारपेंटर के जहन में एक आइडिया आया, उसने कहीं कोई चीज़ देखी थी, उसके जहन में आइडिया आया, तो उसने एक चेयर या उसने एक टेबल बना लिया, या उसने एक क्रॉसटोन बना लिया, उसने लकड़ी की कोई इस तरह की चीज़ बना ली. तो वो कहते हैं कि ये हम सिर्फ उसकी एक्सटर्नल कॉपी नहीं बना रहे, हम उसके एसेंस, उसकी रियलिटी तक जाएंगे. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हेन ही डिफर्स विद प्लेटो, तो ये कहता है कि हम या पोइट्री या सारा आर्ट, ये जरूरी नहीं कि इमिटेटिव हो, और अगर इमिटेटिव भी है तो हम उसकी सिर्फ उसकी एक्सटर्नल
की हद तक नहीं, उसकी सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल शबाब की हद तक नहीं, बल्कि हम उसके रियल एसेंस, उसकी रियलिटी तक अंदर तक जाएंगे और फिर हम उसको मुकम्मल इन टोटलिटी उसको पोर्ट्रे करेंगे। सो ये उसने थोड़ा सा ऐड किया प्लेटो के कॉन्सेप्ट में और थोड़ा सा निगेट भी किया। इन दिस वे अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो पोइट्री है, पोइट्री इज आइडियल, यूनिवर्सल एंड रियल। वो इस तरह के आइडियल, इट कम्स फ्रॉम एन आइडिया, इट इज यूनिवर्सल because it comes from human mind, it comes from human emotions, or human beings, and human nature is the same everywhere in the world. So that's why poetry is universal in nature. It is real because an idea, when it comes to human mind, it is real idea. If it is imitative art, at least man can add something to that existing idea, so it becomes a new thing. तो जब एक नई चीज बनती है तो ये रियल है, ये फिर वेग नहीं रहती, फिर ये आइडियल, फिर ये एक आप ये कह लें कि इसके अंदर कोई फेक चीज नहीं रह जाती, तो ये एक रियल है। पोइट्री एंड म्यूजिक, फिर उसने थोड़ा सा एक ये भी आइडिया किया, एक आइडिया उसने ऐड किया कि पोइट्री एंड म्यूजिक दे आर लिंक्ड टुगेदर बिकॉज बोथ ऑफ देम गिव राइम एंड रिदम। Basically, what is music? Music is basically the ordering and arranging of the notes of music. You form the notes and of music you order them in a sequence, in a particular sequence, and it gives birth to music. In the same way, poetry is the name of rhyme, rhythm or words. उसी poetry को जब आप notes में लेके आएंगे तो it becomes music. So music and poetry, both of them, according to Aristotle, are linked together. They are one or the same thing. Both of them are different, two different types of forms of art. So that's why ये दोनों रियल है, पहली बात। अच्छा, फिर वो पोइट्री को जज करता है। पोइट्री को फर्स्ट ऑफ ऑल वो जज करता है कि देयर इज पोइट्री जो है, अगर ये इमिटेशन है तो पहले वो उसको जज करता है इसके मीडियम पे, दैट पोइट्री जो मीडियम ऑफ इमिटेशन है इन पोइट्री, दैट इज रिदम एंड हार्मनी। वाइल पेंटिंग में यही जो आपके पास आ जाता है मीडियम को फॉर्म एंड कलर है, यानी किस अगर पोइट्री अगर करती है, पोइट्री अगर कन्वे करती है तो वो किस चीज के थ्रू करती है। पोइट्री राइम, रिदम और उसके अलावा हार्मनी के साथ अपने कॉम्बिनेशन के साथ इंसान को जो है वो आइडियाज एक्सप्रेस करने का मौका देती है। यही चीज अगर आप पेंटिंग में देखें तो वहाँ कलर और फॉर्म, रंग और उसकी शक्ल होती है, उसी को जब मिक्स करते हैं तो एक मास्टरपीस क्रिएट होता है। इन्हीं अल्फाज को, वर्ड्स को जब आप रिदम में लेके आएंगे, हार्मनी में लेके आएंगे, ऑर्डर में लेके आएंगे, ह्यूमन आइडिया, ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन व्हाट यू कॉल फीलिंग्स का जो एक्सप्रेशन है, जब आप उसको ऑर्डर में देंगे तो दैट बिकम्स पोइट्री। सो पोइट्री और जो पेंटिंग है ये भी टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं। फिर वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स इन पोइट्री, मैन इन एक्शन। इफ समवन आस्क्स यू what are the objects of imitation in terms of poetry, your answer is men in action. Why? Men in action, how? Remember in the last lecture I think we discussed that at that time poetry was written in two different ways. First way was called as narrative poetry. First form of poetry was narrative poetry, and the other one was as dramatic poetry. Narrative poetry was given the name of epic, while dramatic poetry was given the name of a tragedy, which was to be performed on the stage. तो अब जो स्टेज पे आपके आइडियाज को कन्वे करेगा ऑडियंस को, तो वो कौन करेंगे? They would be characters, and those characters would be men in action. Men in action लोग होंगे, अल्फाज को, फीलिंग्स को वो एक्ट करके आपके सामने लेके आएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है इस इमिटेशन में वो लोग हैं, किरदार है। इमिटेशन ऑफ, फिर वो सिर्फ एक्शन किस चीज के होंगे, what sort of things, what sort of ideas were be discussed by these men. Imitation of outward as well as inner activity. It is not only the external side of imitation, it is in fact the psychological and inner activity which comes in the form of expression. So when a character performs something, performs a role on the stage, he not only imitates, he not only tells you something externally, rather
it in fact reflects, it reveals his mental work, his mental activity, his inner motives. तो वो जो inner motives होते हैं, जो उसके माइंड में चल रहा होता है, वही वो सब कुछ रिवील करता है. तो ये एक, it is not mere an imitation, it is a psychological work, it is a creative work. तो ये एक, it is more than imitation. Then comes manner of poetic imitation. इसमें आपके पास फिर ये याद रखिएगा कि पोइट्री है दो किस्मों की. दो किस्में तो मैंने आपको भी बताई, इसमें एक एपिक है, एक ड्रामेटिक है. आगे पर नैरेटिव पोइट्री में एपिक है, पेस्टोरल है, आपके पास रिलीजियस पोइट्री है, आपके पास सोनेट्स आ जाती हैं. पोइट्री की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. तो फिर उन फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मैनर किस तरह का होगा. आप लिखेंगे तो उसमें आपकी लैंग्वेज किस तरह से यूज होगी, हाउ डू यू टेक द स्टार्ट, हाउ डू यू प्रोसीड इन द पोइट्री, और आप एक ही थीम को किस तरह की लैंग्वेज के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट देके तो आप एक्सप्रेस करेंगे. दिस इज व्हाट मैनर ऑफ पोएटिक इमिटेशन. ट्रेजेडी के बारे में ये तो हो गया नैरेटिव का. ड्रामेटिक का याद रखिएगा. ड्रामेटिक पोइट्री व्हेन इट टर्न्स टू इट बिकम्स अ ट्रेजेडी, तो इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्टेज एंड थिएटर. तो फिर उसकी अपनी एक फॉर्मेशन है, कैरेक्टर्स हैं, स्टेज है, वो परफॉर्म करते हैं, वो एक रिटन स्क्रिप्ट होता है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हैं. दैट इंशाल्लाह विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. इमिटेशन अभी तक जो हमने कहा वो जो डिस्कस किया, जो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन है, उसका मीडियम, ऑब्जेक्ट और मैनर. अब आप देखिए कि ये जो एक इमिटेशन है, इट इज नॉट ओनली a creative act, it is a process of imaginative recreation. अगर ये दो नाम अलग अलग से, अगर सिर्फ आप इमिटेशन कहेंगे तो उसके मतलब आप नकल कर रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं. बट इफ यू गिव अ नेम, another name, that is the imaginative recreation, you feel an idea, you just sense an idea, and a feeling comes to your heart, or a vague idea comes to your mind. You add something in it and you recreate it. So it's not only an imitation, rather it is basically a recreation of imaginative faculty of human beings. So poets are not only the copier, rather they are not only the imitators, they are the creators. They create something new in the words of Aristotle. Poetry as imitation of ideals. Yes, ideals एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट इसका है. वो ये है कि when you talk about idea, if he says it is the imitation of ideals, ideals ही तो आगे when they are put into practice तो वो रियल बनते हैं, रियलिटी बनते हैं. इंसान ने सोचा होगा कि वो हवा में उड़ना चाहता है, ये आइडिया था उसके माइंड में, और इंसान ने जहाज बना लिया. तो ये that idea was researched upon, that was probed, and later on a time came, maybe after 500 years, maybe after 600, maybe 1000 years. लेकिन वो जो ideal था, that ideal turned into a reality. तो without idea reality भी नहीं आपके वजूद में आ सकती. That's why he says it is ideal, universal and real. तो poetry is real in nature, right? Poetry as imitation of ideal, then a process of, it is the process of ordering and arranging. It is not a wavered process. It is not imitation is not a wavered process. Imitation is basically the ordering of your ideas in a given sequence. When you write the things in a sequence, as I told you, rhythm harmony में लेके आएंगे, तो तभी आपका एक आर्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा. These are some of the ideas regarding Aristotle's concept of imitation. There are certain limitations regarding this idea of imitation propounded by Aristotle. कुछ इसकी limitations भी हैं, जैसे अगर ये बात की जाए कि सिर्फ ये mere copy है, और जो ये बात करता है Aristotle कि आपके जो अगर हम उसमें कुछ recreate करते हैं तो ये बात 100% सच नहीं होगी हर सूरत हर केस में. कुछ केसेस में आप एक आइडिया फील करके उससे बेहतर एक चीज़ बना सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज. एक इसमें ये लिमिटेशन है. फिर एक लिमिटेशन ये कि व्हेन यू टॉक अबाउट मैन इन एक्शन, तो आपके कॉमेडी और ट्रेजेडी दो डिफरेंट ही जॉनरा हैं, आगे जाके देखेंगे. तो हर जगह एक जैसे कैरेक्टर्स की जो ट्रेड्स हैं वो नहीं चल सकते. कैरेक्टर्स और उनके जो ट्रेड्स हैं दे डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन.
कुछ स्ट्रक्चरल भी हैं इसकी लिमिटेशंस, बट ओवरऑल दिस वाज ऑल अबाउट एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन। आई होप आपको ये आइडिया ऑफ इमिटेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो में सिर्फ हमने आइडिया ऑफ इमिटेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी के साथ मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।